नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के फॉरेक्स वीडियोस में। मैं हूं कृणाल रंदानी, आपका होस्ट। और आज हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। हम सीखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका फॉरेक्स करेंसी पेयर्स पर क्या इम्पैक्ट होता है और इसे कैसे ट्रेड करना है। तो आगे देखते रहिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनको काम करना है, जो काम कर सकते हैं पर उसके बावजूद काम नहीं ढूंढ पा रहे। इसलिए हम कहते हैं कि समझो अगर 100 लोग हैं, इन 100 में से समझो सिर्फ ऐसे 50 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट इन 50 लोगों पर ही बना रहेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि सीधा 100 पर लेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हो जाता है। और समझो मानते हैं कि इन 50 लोग में से 45 ऐसे हैं जिनके पास एक ठीक ठाक नौकरी है, एटलीस्ट एक ठीक ठाक नौकरी है, और वो काम करना भी चाहते हैं और काम कर भी सकते हैं। और बाकी जो 5 लोग हैं, इन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही। इन 2 पॉइंट के बावजूद तो हम कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10% है, क्योंकि 50 में से 5 ऐसे लोग हैं जिनको ये 2 चीज होने के बावजूद काम नहीं मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि एक इकोनॉमी को ये क्या बताता है, जैसे हम लोग ने बात की थी, देखिए जीडीपी क्या करता है इकोनॉमी में और हमें क्या बताता है, वैसे अनएम्प्लॉयमेंट हमें क्या बताता है। बहुत सिंपली हमें बताता है कि एक देश कितना ताकतवर है। जैसे अगर हम मानते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट एक लैगिंग इंडिकेटर माना जाता है, कि मतलब अगर समझो अब भी इकोनॉमी कैसा कर रही है, उसका अनुमान हमें अनएम्प्लॉयमेंट कुछ महीनों बाद देता है। अब ऐसा आपको लगेगा कि अच्छा ये तो थोड़ी अच्छी कोई चीज़ है, पर बात कैसी है कि अनएम्प्लॉयमेंट साइकिल्स में जाता है और इन साइकिल्स से हमें पता लग सकता है कि समझो अब भी अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा नहीं है और ठीक ठाक कर रही है, पर हमें कौन सी फेज में है ये साइकिल में, उससे पता चल सकता है कि ठीक है अब भी अनएम्प्लॉयमेंट उतना नहीं होगा, पर आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो सकता है उसका अनुमान मिल सकता है इस सिक्लिकल नेचर के कारण। हम इसके बारे में और जान सकते हैं बाद में, पर हमें यह भी जानना है कि कंट्री कितना अच्छा कर रही है उसका कैसे ये मेजर कर सकता है। जैसे अगर हम मानते हैं कि समझो एक देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एकदम ही कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी देशवासी है, जो भी सिटीजन्स है उस देश के, उनके पास अच्छी तनख्वाह होगी, अच्छी सैलरी होगी। इससे क्या होगा, अगर उनको कोई भी खर्चा करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, ये वो कर पाएंगे और ये करने के पहले उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इकोनॉमी को एक तरह से स्टिम्युलेट करेगा ये, क्योंकि लोग खर्चा करेंगे तो ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ही ज़्यादा कंजम्पशन होगा, और इसके वजह से हम मान सकते हैं कि जीडीपी भी बढ़ पाएगा। अगर हम ये भी देखते हैं इन सारी चीज़ों से क्या होगा, हम एक तरह से कह देते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ सकते हैं, जैसे हम लोग ने जीडीपी में बात की थी वैसे। और अगर इन जनरल हम लोग फिर से पहले जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं वैसे ही हम देखते हैं, तो समझो 2 देश हैं, एक है हमारा कंट्री ए, दूसरा है हमारा कंट्री बी, जिसका हम लोग इतने समय से उदाहरण ले रहे हैं। अगर कंट्री ए में समझो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, मतलब हम मानते हैं कि 2% है, और कंट्री बी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है 10% है, तो हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ इन नंबर से ही हमें पता चल सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होने के कारण कंट्री ए के देशवासियों के पास पैसा ज्यादा रहेगा कंट्री बी के देशवासियों से। इससे हम पता कर सकते हैं कि कंट्री ए की जो इकोनॉमी है वो बेहतर कर रही होगी कंट्री बी के सामने। और इसी के कारण अगर हम कहते हैं कि कौन तरक्की कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कंट्री ए तरक्की कर रहा होगा। और अगर हम मानते हैं कि हम इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टर हमेशा तरक्की करने वाले देश को ही पैसा देगा। तो अगर हम समझो 1000 रुपए डाल रहे हैं, तो हम इन 1000 रुपयों को कंट्री ए में डालेंगे, और अगर हमें कंट्री ए में पैसे डालने हैं
तो हमें कंट्री ए की जो करेंसी है, समझो कंट्री ए की करेंसी है डॉलर, तो हमें कंट्री ए के डॉलर खरीदने होंगे, जिससे कंट्री ए के फॉरेक्स की डिमांड बढ़ेगी, जिससे कंट्री ए के फॉरेक्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो अगेन हम देख सकते हैं कि अंत में हम कोई भी चीज ले, अंत में करेंसी की वैल्यू चाहे फंडामेंटल हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे फंडा टेक्नो मिक्स हो, अंत में बात आ जाती है डिमांड और सप्लाई की, क्योंकि डिमांड और सप्लाई से ही प्राइस और वैल्यू हम देख सकते हैं और हम समझ सकते हैं। तो अगेन हम अनएम्प्लॉयमेंट भी ऐसे ही समझ सकते हैं, और जब भी आप जैसे बाकी सारे कोई भी इकोनॉमिक इवेंट को ट्रेड करो, अनएम्प्लॉयमेंट में भी आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार जो मूव्स होते हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, काफ़ी चॉपी होते हैं। इसलिए आप सही रिस्क मैनेजमेंट का पालन करके अगर ट्रेड करते हो तो अच्छा हो सकता है। और अगेन मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझो अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि समझो 5% था अनएम्प्लॉयमेंट और फोरकास्ट है कि समझो 4.5% होगा। अगर असलियत में जब रिपोर्ट निकलता है तो ये 3% होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है और जो वैल्यू है वो ऊपर जा सकती है। वैसे ही अगर समझो 4.5 की जगह 5.5 हो जाता है तो वैल्यू घट सकती है। ऐसे हमें इंटरप्रेट करना है अनएम्प्लॉयमेंट को। याद रखिएगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है तो इसका मतलब जॉब क्रिएशन जो है वो बढ़ रही है। एक और एस्पेक्ट यहाँ पे आ जाता है कि अगर बेरोजगारी बहुत है, अगर जॉब्स बहुत कम है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक एक साथ या तो पैसों से या तो इंटरेस्ट रेट से दखल अंदाजी कर सकते हैं। दखल अंदाजी तो गलत शब्द हो गया, पर हम मान सकते हैं कि एक तरह से वो लोग स्टेप इन करेंगे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट फिर से कंट्रोल में लाए, और उसका भी एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो अगेन कुछ ऐसे काम करता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। एक्सएम की यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब जरूर रहना। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।